नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो पिछली क्लास के अंदर हमने आंकड़ों के संग्रहण और निरूपण के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कशन किया था, साथ ही साथ में उसको समझा था और कुछ जो है साथ साथ में कुछ प्रश्नों को किया था जिससे हमें उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अब कुछ और ज़्यादा अच्छा निखार लाने के लिए आपके साथ में हम हैं आज आंकड़ों का निरूपण के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर, जिसके अंदर अपने को ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और उसके डाटा से रिलेटेड कुछ प्रश्न मिलेंगे और हमें ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में इसमें कुछ फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन का भी इसके अंदर क्या किया गया है, एक कलेक्शन जो है इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो वो भी आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और साथ ही साथ में हमारे नोट्स में से वो प्रश्न कितने जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। और जो जो प्रश्न आपको यहाँ पर आता है साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो लगभग सभी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत भी अगर थ्योरेटिकल पार्ट को आपने अच्छे से देखा है तो आपको प्रश्न करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। साथ ही साथ में जो प्रश्न है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा टाइम भी उसके अंदर आपको नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर टिक कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो भी आंसर आपका आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर जो है जरूर लिखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंकड़ों के प्रकार है। देखो आंकड़ों के कौन कौन से प्रकार है ये अपने को बताना है इसके अंदर। फर्स्ट क्या है, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, या डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। ठीक है, तो आंकड़ों के अंदर देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, आंकड़ों के प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार हमने पढ़े थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ए व बी दोनों, तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न जितने भी आप देख रहे हैं आप सभी को ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमने टॉपिक के स्टार्ट होते ही ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। और फर्स्ट के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी का कार्य कौन सा नहीं है ये अपने को देखना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है आंकड़ों की पहचान, सेकंड है आंकड़ों का संग्रहण, थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों को बदलना और फोर्थ ऑप्शन है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखो सांख्यिकी के अंदर क्या करते हैं, जो डाटा होते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, छांटा जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आंकड़ों की पहचान करते हैं, ये है बिल्कुल करेक्ट। और आंकड़ों को संग्रहण किया जाता है, अलग अलग जगह पर जाकर उन डाटा का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने का मतलब क्या हो गया, संग्रहण करना। उसके बाद में देखो वो क्या करते हैं, वो आंकड़े वो क्या करते हैं अलग अलग पत्रिकाओं के अंदर या फिर न्यूज़पेपर के अंदर वो क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और प्रस्तुतिकरण किया जाता है मतलब ये भी जो है सांख्यिकी का कार्य है। लेकिन हमें क्या बताना है, सांख्यिकी का कौन सा कार्य नहीं है, नहीं बताना है। तो इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। तो आंकड़ों को बदलने का कोई कार्य सांख्यिकी के अंदर नहीं किया जाता, आंकड़ों को बदला नहीं जा सकता, इसके अंदर कलेक्शन किया जा सकता है, प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है और साथ में क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, लेकिन बदलने का कार्य सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं किया जाता। अब देखो सेकंड के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गौण आंकड़े होते कौन से हैं। गौण आंकड़े का मतलब होता है जो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक आंकड़े को हम गौण आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, वो जो दूसरी बार पर पहली बार प्रकाशित करने के बाद में जो काम में लिए जाते हैं वो होते हैं हमारे द्वितीयक। प्राथमिक होते हैं जो पहली बार सर्वे किया जाता है वो आते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़ों के अंदर। और प्राथमिक आंकड़े के बाद में द्वितीयक आंकड़े जिसके अंदर प्राथमिक आंकड़ों को काम में लिया जाता है वो हमारे होते हैं द्वितीयक आंकड़े। देखो द्वितीयक आंकड़े कहाँ कहाँ से कौन सा स्रोत नहीं है, मतलब कहाँ से नहीं लिए जा सकते ये अपने को बताना है। जैसे देखो इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े। ठीक है, जैसे मान लो एक इंटरनेट है, इंटरनेट पर हमें अलग अलग जो डाटा मिलते हैं, कितनी जनसंख्या है, कितने जो है शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, कितने पुरुष है, कितने महिला है। ठीक है, तो ये जो है आंकड़े जो है हमें इंटरनेट पर मिल जाते हैं और इंटरनेट पर मिलते हैं, इसका मतलब वो हो गए द्वितीयक आंकड़े। क्या हो गए, वो हो गए हमारे द्वितीयक आंकड़े। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं वाला ऑप्शन जो है वो है हमें यहाँ पर छांटना है। उसके बाद में देखो सरकारी प्रतिवेदन।
सरकारी प्रतिवेदन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जो पत्र पत्रिकाएं होती है, जो जो अखबार के अंदर सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, वो हमारे सरकारी प्रतिवेदन के अंदर आते हैं। देखो सरकारी प्रतिवेदन पहले सरकार उसका क्या करती है, सर्वे करती है, सर्वे के बाद में उनका क्या करती है, प्रकाशन करती है। इसका मतलब वो द्वितीयक आंकड़े हो गए, लेकिन हमें द्वितीयक आंकड़े नहीं है उसका जो है कलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में देखो पत्र पत्रिकाएं, देखो पत्र पत्रिकाएं जो होगी, पत्र पत्रिका में पहले प्राथमिक किया जाएगा, उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। इसका मतलब ये भी द्वितीयक आंकड़े का एक प्रकार है, लेकिन हमें स्रोत नहीं है। तो अब सी ऑप्शन देखो, व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया गया, व्यक्ति द्वारा समय किया गया सर्वे। अब देखो मान लो व्यक्ति खुद जाकर कहीं का सर्वे करता है, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष जाकर कर रहा है, प्रत्यक्ष आता है हमारा प्राथमिक आंकड़ों के अंदर। तो ये क्या है, प्राथमिक आंकड़ों के अंदर आएगा, प्राथमिक, ठीक है। और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स्रोत नहीं के अकॉर्डिंग हमारा जो है सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसका जवाब देना है। और अगर पिछली क्लासे आपने देखी होगी तो उसका जवाब आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे से आता होगा, क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, कौन से आंकड़े अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लो, प्राथमिक, और बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है नन। ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी ऑप्शन है नन। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर आपको समझ में आया तो साथ साथ में इसका रीज़न भी आप बता सकते हो कि इनमें से जो भी उत्तर है वो उत्तर हमारा क्यों हुआ, उसका आप थोड़ा सा डिराइव करके भी बता सकते हो कि किस तरीके से आपको ये जो है उत्तर ये आपको समझ में आया, ये भी आप बता सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन से आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं। चलो इसके अंदर क्वेश्चन ही आ गया कि कौन से आंकड़े जो है वो अधिक विश्वसनीय है। देखो प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों या फिर कोई नहीं, ठीक है। ये अपने को बताना है कि विश्वसनीय अधिक कौन से है। देखो विश्वसनीय कौन सा कार्य अधिक होगा, जो आप खुद करते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय होगा, या किसी और से करवाते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय होगा। जो हम कार्य खुद करते हैं वो हमें क्या होता है, ज्यादा विश्वसनीय होता है। और खुद करते हैं इसका मतलब वो होगा प्राथमिक आंकड़ों के अंदर, ठीक है, वो होगा हमारे प्राथमिक आंकड़ों के अंदर। अब आपको ये बताना है कि इसका उत्तर जो है वो प्राथमिक आंकड़े ही क्यों है, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े ही इसका उत्तर क्यों होगा, ठीक है। फोर्थ के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया क्वेश्चन है, ये 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस रूप में जाना जाता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिस जो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिछले सालों में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े, देखो कोई लिपि अगर मुद्रित हो चुकी है इसका मतलब क्या है, उसके आंकड़े पहले कलेक्ट किए जा चुके हैं, साथ ही साथ में उन आंकड़ों को प्रकाशित भी किया जा चुका है। और प्रकाशित जो आंकड़े किए जा चुके होते हैं वो होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। तो मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किसमें मानेंगे, द्वितीयक आंकड़े के अंदर मानेंगे, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े के अंदर इसको माना जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 5 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक समंक या आंकड़े एकत्रित करने में प्रश्नावलियां किसके द्वारा भरी जाती है, ठीक है। ये प्रश्न भी है हमारा आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये भी हमारे आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। आरपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रश्नावलियां किसके द्वारा भरी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रश्नावली का मतलब होता क्या है। देखो जैसे आपने बीएड की होगी तो उस टाइम अपने शिक्षण वीडियो के अंदर आता है कि शिक्षण वीडियो के अंदर बच्चों को किस तरीके से हम शिक्षण करवा सकते हैं उसके बारे में उसके अंदर पूछा जाता है, जिसमें प्रश्नावली विधि आता है, चेकलिस्ट के माध्यम से आता है। तो अलग अलग माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को जो है वो नॉलेज देते हैं, ठीक है। प्रश्नावली का मतलब क्या होता है कि एक
पेज दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे, अलग अलग प्रश्न लिखे हुए होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसका क्या दिया जाता है, हाँ या ना के अंदर उत्तर दिया जाता है, हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। तो ये क्या होती है, एक प्रश्नावली होती है जिसमें बहुत सारे प्रश्न देकर बच्चे की मानसिकता का और बच्चे के शिक्षण का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखो प्रश्नावलियां किसके द्वारा भरी जाएगी, जैसे प्राथमिक है, मान लो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उसके वजन का हमें या फिर उनकी उम्र का हमें क्या करना है, सर्वे करना है। तो हम क्या करेंगे, उनको प्रश्नावलियां दे देंगे, ठीक है, प्रश्नावलियां उसको बांट देंगे। अब बताओ प्रश्नावलियों के अंदर जो निशान है वो कौन लगाएगा, मतलब कि हमें जानकारी कौन देगा, बच्चे देंगे, क्योंकि हम उनको क्या दे चुके हैं, एक पेज दे चुके हैं जिसके अंदर वो टिक करके हमें क्या देंगे, जानकारी देंगे, ठीक है। तो प्रश्नावलियां किसके द्वारा भरी जाएगी, सूचना देने वाले के द्वारा, ठीक है। सूचना देने वाला जो होगा, जैसे बच्चे होंगे वो उसके अंदर टिक लगाएंगे और वो हमें क्या दे देंगे, वो वापस प्रश्नावलियां हमें जमा करवा देंगे, जिससे जो सूचनाएं हमें मिल जाएगी। और भरा किसने, वो सूचना देने वाले के द्वारा भरा जाता है, किसके द्वारा, सूचना देने वाले के द्वारा ये भरा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और उसका रीजन ये है कि इसके अंदर एग्जामिनर ने देखो क्या क्या नॉलेज अपना चेक कर लिया। सबसे पहले उसने ये देख लिया कि क्या जो पेपर देने वाला है क्या उसको प्रश्नावलियों का मतलब पता है, ठीक है, मतलब आपकी शिक्षण विधियां भी उसने एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपकी चेक कर ली। और उसके बाद में जो है स्टैटिक्स का नॉलेज जो है आपका यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, 7 नंबर। अब देखो परास किसे कहते हैं, ठीक है। परास के अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी भी प्रेक्षणों के अंदर हमें निम्नतम और उच्चतम संख्या का अंतर ज्ञात करते हैं तो उसे परास कहते हैं। देखो परास का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, परास बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब हमें क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है। यहाँ पर परास का मतलब क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा में हमें डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च व निम्नतम मानों में अंतर, तो यही है। माइनस का मतलब हमारा क्या होता है, अंतर लेना, ठीक है, अंतर लेना होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो बी ऑप्शन क्या है, प्रेक्षण के अधिकतम मान को अधिकतम और निम्नतम दोनों साथ में लिए जाते हैं अंतर के रूप में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। परास के निम्नतम मान को खाली निम्नतम मान नहीं लिया जा सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 7th के बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, समंकों में किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, ठीक है, उसे कहते हैं। जितनी बार आवृत्ति होती है, जैसे मान लो यहां पर ये प्रेक्षण लिखा जाता है, तो यहाँ पर एक की क्या है, 4 बार आवृत्ति है। और आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। जितनी बार रिपीटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये 8th के अंदर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8th के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9th। अब हमें क्या है, इसमें प्रेक्षणों का परास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परास आप ज्ञात कीजिए, फिर मैं इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद में उसका उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो 6 1 2 3 8 9 7 6 5 4 ये क्या दिया गया, एक प्रेक्षण दिया गया, एक प्रोजेक्शन दिया गया है, ठीक है। कुछ संख्याओं का एक प्रोजेक्शन दिया गया है, इसके अंदर अपने को क्या निकालनी है, परास निकालनी है। और परास का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो सबसे उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या, इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है, 9, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 9, माइनस का निशान, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया। उसके बाद में देखो निम्नतम सीमा मतलब निम्नतम क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 जो है हमारा वो यहाँ की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी या फिर परास हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9th के बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 3 2 10 0 0 14 और 7 का परिसर है। अब देखो परिसर और परास में कोई अंतर नहीं है, अगर आपने पिछले क्लासे ली है तो परास और परिसर या फिर रेंज तीनों एक ही शब्द है, दोनों तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखो परास ज्ञात करते हैं, इसके अंदर उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पर क्या है, 14 है, 14 माइनस सबसे छोटी। अब बताओ इसके अंदर 0 लिया जाएगा या फिर 2 लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा या फिर यहाँ पर 2 लिया जाएगा।
यहाँ पर जो है हमारा 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी सीमा ली जाती है, तो हमने यहाँ पर 0 ही लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो परास आएगी वो आ जाएगी 14, मतलब ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10th में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ से कुछ बेसिक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो हमने ग्राफ से रिलेटेड बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट से रिलेटेड चीजें जो है मैं आपको लास्ट के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमें पाई चार्ट और साथ ही साथ में कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो प्रतिशत से रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर यूज आएंगे, और साथ ही साथ में कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक पाई चार्ट यहाँ पर दिया गया है, और इसके अंदर देखो टोटल कोणों का योग कितना होता है, टोटल जो है 360 डिग्री कोण यहाँ पर बनाया जाता है। कितना कोण बनाया जाता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 360 डिग्री देखो अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, 8 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे, ये क्या है, घंटों के अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब क्या है, ये क्या है, इसको अपने को प्रतिशत में भी बदलना पड़ सकता है और डिग्री के अंदर भी अपने को बदलना पड़ सकता है। और एक तरीका हमने सीखा था बदलने का, कि जब भी हमें डिग्री में बदलना होता है तो गुणा 360 की करते, और जब भी प्रतिशत में चेंज करना होता है तो गुणा हम करते हैं 100 की, 100 का गुणा हम वहां पर कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखो किस तरीके से करेंगे। देखो बी में बिताए समय का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले देखो कि ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है प्रतिशत के अंदर ज्ञात करना है। इसका मतलब गुणा तो पक्का पक्का हमें 100 का करना पड़ेगा, 100 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। बी में बिताए, देखो बी में कितने घंटे बिताए गए हैं, बी में बिताए हैं 8 घंटे बिताए हैं, ठीक है, 8 घंटे बिताए। और एक प्रतिशत में बदलने अपने तरीका होता था कि ऊपर वो संख्या जिसको हमें ज्ञात करना होता है और नीचे वो संख्या जिससे हम तुलना करते हैं, या फिर हम कह दें कि जो मैक्सिमम संख्या है, जैसे हम क्या होता है कि कई बार पेपर के अंदर नंबर आते हैं 0, 1, 2, ठीक है, 3, इस तरीके से नंबर आते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रतिशत निकालते हैं अपने, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ऊपर संख्या कि एक नंबर आया कितने में से, 10 में से, अब प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, मतलब कि नीचे वो संख्या जितने में से हमने वो चीज प्राप्त की है, मतलब मैक्सिमम चीज जो है हमें यहाँ पर लिखनी होती है, या फिर जिससे तुलना करते हैं वो चीज हमें लिखनी होती है। अब एक नंबर है जैसे, तो कितने में से है, 10 में से है, तो तुलना किससे करेंगे, 10 से करेंगे। और वैसे ही देखो अब यहाँ पर देखो बी में बिताए समय का प्रतिशत, तो देखो बी को कितने नंबर मिले, 8 नंबर मिले, मतलब 8 घंटे, ये 8 घंटे हमने यहाँ पर लिख दिए। और कितने में से मिले, तो टोटल देखो 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। तो मतलब 24 घंटे में से 8 घंटे यहाँ पर इसने बिताए, तो बटा में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 क्यों आ जाएगा, 24 इसलिए आ जाएगा क्योंकि तुलना किससे की जा रही है, 24 से, मतलब जो 8 नंबर है वो कितने में से आए हैं, 24 में से आए, इसलिए बटा में 8, बटा में जो है हमने 24 रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एक चीज कि अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, मान लो यहाँ पर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी 100 की, ठीक है, 100 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा 100 यहां पर आ जाएगा हमारा गुणा 100, ठीक है। तो अब देखो इसको हम काट लेंगे, 8 एकम 8 और 8 तिये 24, ठीक है, तो 1/3 गुणा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 100 को 3 से भाग लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 तिया 9, एक हसल पाई बन गया 10, फिर से 3 तिया 9, अभी क्या बच गया, एक शेषफल बच गया, तो शेषफल होता है वो ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और बटा में जो संख्या होती है वो हमने यहाँ पर लिखनी होती है, तो ये आ जाएगा प्रतिशत के अंदर, ठीक है। 33 सही 1/3 प्रतिशत जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये देखो ये जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 33 सही 1/3 अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब लेटर सपोज इसको प्रतिशत के अंदर ना पूछ के इसमें कोण में पूछ लेते कि ये जो 8 घंटे है ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो कैसे निकालते, फिर हम यहाँ पर 100 की जगह जो गुणा है वो 360 की हो जाती, ठीक है, 360 की गुणा हो जाती, क्योंकि देखो सबका फिक्स है, जैसे प्रतिशत के अंदर 100 की होती है, अगर इसी जगह जो कोण निकालना होता है तो कोण मैक्सिमम कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री का हम मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 11th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी में बिताए समय का कोण में लिखा जाए, बी में बिताए समय को कोण में लिखा जाए तो कितना कोण बनाया जाएगा। तो पहले प्रतिशत पूछ लिया,
अब उसके बाद में क्या पूछा जा रहा है, अब इसमें कोण पूछा जा रहा है। कोण जब पूछा जाएगा तो हम गुणा किसकी करेंगे, 360 की हम गुणा कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर जितने नंबर हमारे आए होते हैं, देखो नंबर कितने हैं, 8 नंबर। 8 नंबर मतलब 8 घंटे। और कितने में से आए हैं, टोटल कितना बन रहा है, 24 बन रहा है, 24 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब अगर प्रतिशत में निकालना होता तो 100 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर हमें कोण में निकालना है तो हमें करना पड़ेगा 360 का गुणा। यहां पर हो जाएगा 360 का गुणा, ये देखो 360। अब देखो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। अब क्या बन गया 360, देखो 360 इंटू 1 तो कितना 360 बटा में 3। अब देखो 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 0, तो 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 12वें के अंदर हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ई में बिताए समय का भाग प्रतिशत में ज्ञात करो। देखो पहले तो ये निकालना कि ई ने कितना जो समय है वो जो है यहाँ पर बिताया है, तो ई का देखो 2 घंटे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भाग प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और प्रतिशत में हम चेंज किस तरीके से करते हैं, प्रतिशत में चेंज करते हैं भाग लगाकर, या फिर इसके अंदर 100 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत के अंदर। तो देखो ई में बिताया, ई में जो है 2 घंटे बिताए, 2 घंटे, और कितने में से पूरे कितने घंटे हैं, पूरे घंटे हैं यहाँ पर 24 24। और गुणा किसका होगा, यहाँ पर गुणा होगा, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा होगा हमारा यहाँ पर 100 का। देखो 2 एकम 2, यहाँ पर 12। अब देखो 4 से कट रहा है ये 25 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 25 बटा 3 प्रतिशत। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको सही बटा के अंदर अगर हम चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, देखो देखो सही बटा में चेंज करने का एक तरीका होता है कि जितनी बार भाग जाता है वो पूरा पूरा लिखते हैं, ऊपर हमेशा शेषफल लिखा जाता है और नीचे जिस संख्या का भाग लगाया जाता है वो संख्या लिखी जाती है। ठीक है, अब जैसे 3 का भाग लगा रहा हूं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जितनी बार भाग जाता है। देखो भाग कितनी बार जाएगा, 3 8 24, तो 3 8 24। शेषफल कितना बचा, एक बार एक बचा। ठीक है, तो शेषफल को लिखते हैं ऊपर, और बटा में ये वाली संख्या जो है हमेशा एज इट इज यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारा है। ठीक है, तो डी के अंदर जो 8 सही 1/3 प्रतिशत है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। देखो ई व ए में बिताया औसत समय ज्ञात करो। ठीक है, औसत समय प्रतिशत के अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत के अंदर औसत समय अपने को ज्ञात करना है। अब प्रतिशत का कैसे पता चलेगा कि प्रतिशत में ज्ञात करना है कि नहीं करना, देखो ऑप्शन के अंदर सभी प्रतिशत में दिए, इसका मतलब इसका उत्तर जो है हमें प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखो ई व ए, मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर क्या रखेंगे, जो चीज हमें ज्ञात करनी है। अभी ई व ए दोनों मिलाकर है तो दोनों मिलाकर रखेंगे, खाली ई का पूछता तो खाली ई का रखते, लेकिन यहाँ पर दोनों का औसत पूछा है तो दोनों का औसत निकाल कर हम यहाँ पर रखेंगे। और साथ में कितने में से, वो जो घंटे हैं वो कितने में से हैं, 24, टोटल कितने घंटे हैं, तो 24, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा। और प्रतिशत के अंदर ज्ञात करना है तो इंटू 100 आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या संख्या जो है वो आने वाली, ई व ए में। देखो ई व ए में दोनों मिलाकर ज्ञात करना है, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन हम यहाँ पर 8 नहीं रखेंगे, इसने ये बोला है कि औसत रखना है, औसत का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो कुल घंटे हैं, ये तो क्या है, ये है कुल घंटे, ये कुल घंटे, हमें कुल घंटे नहीं कुल घंटों का औसत निकालना है। वो औसत जो है वो यहाँ पर हमारा रखा जाएगा। ऊपर देखो हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है और ज्ञात हमें क्या करनी है, दोनों का औसत का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे, औसत रखेंगे। तो ये 8 है और अपना क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा 4 जो है हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक बार देखो फिर से देखो, अपने को क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हमें यहाँ पर औसत लिखना पड़ेगा। औसत लिखने के लिए देखो संख्याओं का योग बटा संख्या, देखो संख्याओं का योग बटा 2 जने हैं, इसका मतलब बटा में आएगा 2, तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 जो है हम यहाँ पर रखेंगे, देखो 4/24 गुणा 100। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 छिंगी 24। अब देखो ये हो जाएगा 50, 2 से काटा और ये हो जाएगा 3, तो 50/3।
अब साथ ही साथ में ये देखो कि अपने को क्या चाहिए, सही बटा के अंदर चाहिए, जो मैंने अभी आपको चेंज करना सिखाया था। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं जितनी बार भाग जाता है, ऊपर लिखते हैं जो शेषफल होता है, और नीचे लिखते हैं जितनी जिसका हम भाग लगा रहे हैं। देखो 50/3 है, जैसे यहाँ पर 50/3 है, ठीक है। तो अब देखो 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाएंगे तो 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 3 48, शेषफल कितना 2, तो ऊपर 2, और जिसका भाग लगाया जाता है वो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन जो ए है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये था 14 नंबर क्वेश्चन। 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15 नंबर प्रश्न है। अब देखो ये कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या प्रश्न है, अपने को क्या ग्राफ थोड़ा सा देखना आना चाहिए कि किस तरीके से जो है ग्राफ दिया गया है, ठीक है। ये देखो यहां पर देखो 2 ग्राफ दिए गए। एक तो ये ग्राफ है, ये पूरी स्कूल का ग्राफ है, ठीक है। ये पी स्कूल, क्यू स्कूल, आर स्कूल, एस टी और यू, ये इतनी स्कूलें हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों की संख्या का है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, अब विद्यार्थियों के अंदर मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर यहाँ पर दिए गए हैं कि पी स्कूल के अंदर लड़का व लड़की मिलाकर 2500 है, क्यू के अंदर लड़का व लड़की मिलाकर 3000 है, आर के अंदर 2200 है, 2250, 1250 और 1000। ये क्या है, कुल स्टूडेंट्स की संख्या है, मतलब लड़के भी उसके अंदर इंक्लूड है और लड़कियां भी उसमें इंक्लूड है। अब यहाँ पर साइड में देखो एक ग्राफ और दिया गया है, ये है लड़कियों का ग्राफ दिया गया है कि जो पी स्कूल है ना, जो पी स्कूल है, पी स्कूल के अंदर 40% लड़कियां हैं। अब देखो 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब अपने को अपने आप ही समझना पड़ेगा 60% उसके अंदर क्या है, लड़के हैं। उसके बाद में देखो क्यू स्कूल है ना, क्यू स्कूल में 50% क्या है, लड़कियां हैं। अब 50% लड़कियां हैं, इसका मतलब 50% ही उसमें क्या हो गए, लड़के हो गए। अब ये प्रतिशत क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रतिशत की सहायता से हम निकाल सकते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या। कैसे निकाल सकते हैं, लेट सपोज मुझे कह देते कि पी स्कूल के अंदर लड़कियों की कितनी संख्या है, पी स्कूल में लड़कियों की अगर संख्या निकालनी होती तो मैं क्या करता, देखो पी स्कूल में टोटल बच्चे हैं 2500, ठीक है। तो 2500 का 40% अगर मैं निकाल देता तो अपना क्या आ जाता, पी स्कूल के अंदर लड़कियों की संख्या हमारी यहाँ पर आ जाती है। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो 2500 की जगह 2500, का की जगह गुणा का निशान, और 40 की जगह 40, और प्रतिशत का निशान हटता था, बट्टा में 100 आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो देखो कितना आ जाता है, 25 चौके 100, तो 1000 जो है यहाँ पर क्या आ जाती, लड़कियां आ जाती। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या पूछा गया है, उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो पी व क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों का की औसत संख्या ज्ञात करो। इसके अंदर अपने को ध्यान देना है कि पहले तो पी व क्यू की कुल संख्या निकालेंगे, उसके बाद में हम उसका औसत निकालेंगे। और औसत निकालने का क्या तरीका होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राशियों का योग निकालते हैं। देखो अब देखो पी व क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो पी व क्यू में विद्यार्थी कितने हैं, देखो 2500 विद्यार्थी यहां पर है, 2500, और 3000 विद्यार्थी है यहां पर है, ठीक है। ये तो कुल विद्यार्थी हो गए, और साथ ही साथ में औसत निकालना है। इसका मतलब जितनी राशियां हैं उसका अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी राशियां, देखो 1 और 1 2, तो बट्टा में 2 का भाग लगेगा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5500 बटा में 2। अब 5500 में जब भाग लगाएंगे तो आएगा अपना 2750, ठीक है। 2750 ये अपना औसत आ गया। तो ये देखो सी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, जोड़ने घटाने में और भाग देने में अपने को कोई भी जो है यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, ठीक है। अब क्या करना है कि अपने को यहाँ पर कुल जो विद्यार्थी है वो दिए गए हैं, साथ ही साथ में लड़कियों की संख्या दी गई, लेकिन अपने को ज्ञात लड़कों की संख्या करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले टी विद्यालय पर ध्यान देंगे, ठीक है। टी विद्यालय के अंदर टोटल बच्चे तो है 1250, मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर अपने पास में कितने हैं, 1250 है, लेकिन लड़कों की संख्या निकालनी है। अब देखो ये टी है, टी में 40% लड़कियां हैं,
तो 60% लड़के हो गए। तो 1250 का अगर मैं 60% निकाल दूं, 1250 का 60%, यही तो हमारे लड़कों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 1250 का की जगह गुणा का निशान और 60 की जगह 60 और प्रतिशत का निशान हटता है तो बटा में लगता है हमारा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे और उसके बाद में हमें गुणा किसकी करनी है, 6 से हमें गुणा करनी है। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा 750। ठीक है, 750 जो है सी ऑप्शन, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 16 के अंदर जो सी ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो थोड़ा सा पाई चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन अपने को फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर देखो एक बॉक्स जो खाली है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या संख्या लिखनी है। जो जो अपने यहाँ पर केक लिखा हुआ है इसके अंदर अपने को 40 लिखना है 40। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या लिखना है 40, यहाँ पर आएगा 40। अब अपने को क्या करना है, देखो केक द्वारा आंतरिक कोण बताना है। अब इस बार मैंने आपको बताया कि जब भी कोण या प्रतिशत में ज्ञात करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अंतरित कोण बताना है, इसका मतलब जैसे ही कोण की बात आती है हम गुणा किसकी करते हैं, 360 की गुणा कर देते हैं। अब देखो केक सबसे ऊपर जिसको हमें ज्ञात करना होता है वो ऊपर रखते हैं और टोटल जितनी संख्याएं होती है वो उसका योग हम रखते हैं नीचे और गुणा कर देते हैं कौन सी संख्या का, कोण रखना है तो 360 की गुणा कर देंगे। अब देखो केक कितना है, केक हमारा 40, तो हम लिखेंगे 40। कितने में से है, तो ये सारा का सारा हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 720। ये अपने को जोड़ना है 320 और 160, 120, 40 और 80 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 720। ठीक है, 720 आ जाएगा। तो कितने में से, देखो 720 में से ये क्या है 40 नंबर है, 40 नंबर कितने में से 720 में से, मतलब 720 ये जब सब ऐड करेंगे तो 720 आएगा और यहाँ पर है अपना 40 और यहाँ पर गुणा किसकी करेंगे, कोण में ज्ञात करना है तो गुणा करेंगे 360 की। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा 10 से 10। ठीक है, देखो 10 से 10, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 एकम 2 और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो टोटल क्या आ जाएगा 20 डिग्री। ये अपना उत्तर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 17 के बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो केक का प्रतिशत होगा, केक का प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, केक का प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। पहले हमने क्या किया, कोण के अंदर ज्ञात किया था, अब प्रतिशत के अंदर ज्ञात करना है। और जब भी प्रतिशत में ज्ञात करना होता है तो अपना गुणा के अंदर तो आता है अपना 100 और ऊपर क्या लिखते हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन किए, जो नंबर अपनों ने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 40 है। ठीक है, तो ये आ गए 40 और नीचे क्या लिखते हैं कितने में से, ये 40 कितने में से, तो इन सभी संख्याओं का जब योग करेंगे तो आएगा 720। तो बटा में क्या लिखेंगे 720। अब देखो इसको आपस में काट लेते हैं, 10 से 10, 4 एकम 4 और ये कितना आ जाएगा 18। अब देखो इसको आपस में काटेंगे तो ये आएगा 50 और ये आएगा अपना 9। ठीक है, तो 50/9% अगर कहीं ऑप्शन में है तो वो अपना हो जाएगा आंसर। ये जो ए ऑप्शन के अंदर है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 18 के अंदर ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखो ब्रेड व बिस्कुट द्वारा अंतरित कोण, अंतरित कोण, जब भी कोण देखते हैं तो गुणा में हम जल्दी से क्या लिख देते हैं 360 लिख देते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं जिस संख्या का हमें ज्ञात करना होता है, जो संख्या ज्ञात करनी होती है। तो ब्रेड और बिस्कुट दोनों को लिखो, देखो ब्रेड व बिस्किट, ये है बिस्किट और ये है ब्रेड, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये 400 कितने में से, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा 720। तो 720 में से अपना 400 यहाँ पर आएगा 720। देखो 10 से 10 कट जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा 200 डिग्री। ये अपना क्या आ जाएगा 200 डिग्री आ जाएगा, जो बी ऑप्शन के अंदर अपना मौजूद है। तो 19 के अंदर बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 20 के अंदर है ब्रेड द्वारा अंतरित कोण। जैसे ही हम कोण शब्द देखते हैं हम क्या करते हैं 360 की गुणा करते हैं, 360 की गुणा करते हैं। उसके बाद में ऊपर वो संख्या, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ज्ञात किसका करना है, ब्रेड का ज्ञात करना है। तो देखो ब्रेड का ज्ञात करना है, यहाँ पर ब्रेड 320 तो ऊपर लिख दिया 320। अब ये 320 कितने में से है, कितने में से मतलब टोटल कितना है 720, यहाँ पर आ जाएगा 720। अब देखो 10 से 10, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और ये देखो आ जाएगा 160। तो 160 डिग्री है ये अपना
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर आ गए और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपनों ने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व में प्रकाशित ऐसे आंकड़े जो राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अपनी किसी योजना के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। देखो योजना के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, इसका मतलब सर्वे पहले हो चुका है और उन आंकड़ों को अब क्या करना है, काम में लेना है। ठीक है, मतलब जब सर्वे पहले हो चुका है इसका मतलब वो प्राथमिक आंकड़े उसके आ चुके हैं। अब प्राथमिक आंकड़ों को जब यूज लिया जाता है तो वो होते हैं हमारे द्वितीयक आंकड़े। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टैटिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ में कुछ फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर डिस्कशन किए। तो रिमेनिंग पार्ट जो है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आप लेकर आएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।